प्राचीन भारतीय इतिहास के ऊपर व्याख्यानों के इस सीरीज में आपका स्वागत। आज जिस विषय पर यह परिचर्चा है वो है जनपद और महाजनपदों की उत्पत्ति और उसका विस्तार प्रसार, और यह इस व्याख्यान का दूसरा सीरीज है। इसके पहले मैंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के ऐतिहासिक संदर्भों के ऊपर दो अलग अलग हिस्सों में चर्चा मैंने की है, और उसके पश्चात इसका जो अर्लियर पोर्शन है जनपद और महाजनपद लेक्चर का पहला सीरीज, उसके सीक्वल में अगर आप इसे समझें या देखें तो आप एक कंटिन्यूटी स्टैब्लिश कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से मैं इस प्रक्रिया को आपके समक्ष रख रहा हूं वो प्रक्रियात्मक समझ पर आधारित है, और जब तक मूल प्रक्रियाओं की समझ हमें नहीं बनती, जैसे राज व्यवस्था के उदय की प्रक्रिया है, या समाज जो धीरे धीरे स्ट्रैटिफाइड होता जा रहा है, वैदिक सोसाइटी, लेटर वैदिक सोसाइटी, और अब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कैसे समाज ज़्यादा से ज़्यादा विभेदीकृत होता जा रहा है, और उसमें अलग अलग सोशल ग्रुप्स आपको देखने को मिलते हैं। जैसे पिछले लेक्चर में मैंने गहपतियों का उल्लेख किया कि कैसे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के स्रोतों में हमें गहपतियों का उल्लेख बहुतायत में मिलता है। वैसे ही कई नए वर्ग भी हैं जो कि पहले प्रमुखता से वैदिक साहित्य में उनका उल्लेख हमें नहीं मिलता है, परंतु अब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वो एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं, और लगभग सभी समकालिक स्रोतों में उनका उल्लेख मिलता ही है। तो इन सभी प्रक्रियाओं का जनपद और महाजनपद की उत्पत्ति या विकास से क्या संबंध रहा है, या जनपद और महाजनपद की उत्पत्ति कैसे वैसे ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को जन्म दे रही हैं या उसे सघन बना रही हैं जिसके फलस्वरूप इस प्रकार के परिवर्तन, इस प्रकार के नए सोशल ग्रुप्स हमें देखने को मिल रहे हैं। इन सभी चीजों की समझ बेहतर तब होगी जब हम इसे एक प्रक्रिया के तौर पर देखें, न कि एक विशेष कालखंड के तौर पर कि यहीं ये सारी चीजें हो रही है। न इसका कोई पूर्वानुमान पिछले शताब्दी में था या अगले शताब्दी में इसका प्रतिफल भी हमें देखने को मिलता है, ऐसा नहीं है। ये एक लंबी प्रक्रिया है स्ट्रैटिफिकेशन की, इंटेंसिफिकेशन की, कई प्रोसेसेस की जिसे हम कहते हैं कि सघन होना। तो ये एक क्रिटिकल पॉइंट संभवतः 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वो रीच होता दिख रहा है, और इसके कारण कई संस्थागत जो परिवर्तन हमें 6ठी शताब्दी में देखने को मिलते हैं वो उन्हीं प्रोसेसेस का प्रतिफल है, और ये प्रोसेस यहां खत्म नहीं होते। अगर आप मौर्य काल की भी बात करें 3री शताब्दी ईसा पूर्व में या 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, तो वो इससे अलग नहीं है। यही जनपद जो कि 6ठी शताब्दी के अंत तक महाजनपदों का रूप ले रहा है, 16 महाजनपदों का रूप ले रहा है, 2 शताब्दियों के पश्चात एक साम्राज्य का रूप ले रहा है, मगध साम्राज्य का रूप ले रहा है, जिसे हम मौर्य साम्राज्य के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं 4ठी शताब्दी में या 3री शताब्दी में। उस समय भी इन्हीं प्रक्रियाओं के फलस्वरूप परिवर्तन होते हमें दिखते हैं, और कई संस्थाएं जो कि शैशव अवस्था में इस समय रही होंगी वो 2-3 शताब्दियों के बाद काफी सघन और स्थिर बन गई थी, जिसे हम कहते हैं कि वो स्टेबलाइज कर गई थी। और फिर इतिहास में आगे अगर हम जाएं तो वो उन संस्थाओं का क्षय भी हो रहा है, कई बार वो बिखरते भी नजर आते हैं, या उसका एक नया रूप हमें देखने को मिलता है। तो
इसी के लिए ऐसा कहा जाता है कि इतिहास में जब तक कॉन्टिन्यूटी और चेंज दोनों के ऊपर हमारी समझ पूरी नहीं बनती, तब तक हम इतिहास को सभी आयामों में, एक विस्तृत आयाम में नहीं समझ पाएंगे। और इसी संदर्भ में, चूंकि पिछले लेक्चर में मैंने गृहपतियों का उल्लेख किया, वैसे ही अगर आप देखें तो इस समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक और वर्ग जो कि प्रमुखता से समकालीन स्रोतों में व्याप्त नजर आता है, वो है व्यापारी वर्ग। तो कई बौद्ध स्रोत देखें या अगर ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन की, वैदिक ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन के भी स्रोतों को देखें तो सार्थवाहों का उल्लेख होता है, कारवां ऑफ सार्थवाहज, जो कि एक इलाके से दूसरे इलाके में जा रहे हैं और सामान लेकर जा रहे हैं, एक एक ग्रुप में जा रहे हैं, और इसका विनिमय से संदर्भ है, कॉमर्स से संदर्भ है, ट्रेड से संदर्भ है। वैसे ही सेठी शब्द का प्रयोग होना शुरू हो जाता है। ये जो सोशल ग्रुप्स हैं, इसका उल्लेख पहले नहीं था, परंतु इस शताब्दी के पश्चात ये एक महत्वपूर्ण सोशल ग्रुप के तौर पर उभर कर सामने आ रहे हैं। अब ये इतिहासकारों ने इसके ऊपर चिंता की है कि ये व्यापारी वर्ग जो कि इस समय अच्छा खासा धन का मालिक नजर आता है, सेठी, जिसे लिटरली आप कह सकते हैं कि इसका संदर्भ श्रेष्ठता से है, हालांकि ट्रेड और कॉमर्शियल एक्टिविटी, मनी लेंडिंग से भी इसका संदर्भ बनता है। तो ऐसा लगता है कि ये जो क्रियाकलाप हैं उसमें कहीं ना कहीं जो नजरिया है वो अच्छा है, वो कोई नकारात्मक नहीं है। हालांकि ये स्रोतों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप वैदिक ब्राह्मणवादी स्रोतों को देखें तो ये उतना सकारात्मक नजरिया इन परिवर्तनों के प्रति शुरुआत में नहीं दिखता है, और वही अगर समकालिक बौद्ध या जैन स्रोत देखें तो इस प्रकार के जो सोशल ग्रुप हैं उसके प्रति जो एक नजरिया लोगों का बन रहा है या उस स्रोत का बनता है वो थोड़ा सकारात्मक है। तो परिवर्तन जिस दिशा में हो रहा है उसकी एक टैसिट अप्रूवल आपको इन स्रोतों में देखने को मिलती है। तो इतिहासकार जब इसके ऊपर चर्चा करते हैं कि ये व्यापारी वर्ग आखिर आ कहां से रहा है, इसके पास ये कौन लोग हैं जिनके पास सहसा धन है, उस धन का वो फिर से व्यापार में प्रयोग कर रहे हैं, उससे मुनाफा कमा रहे हैं और धन का निर्माण कर रहे हैं, तो संभवतः इस व्यापारी वर्ग, सार्थवा हो, सेठी हो, इनका भी जो इनकी उत्पत्ति भी संभवतः गृहपतियों में ही देखी जाती है। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि गृहपति मूलतः एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड के मालिक होते थे, और जब हम हाउस होल्ड कहते हैं तो इसका अभिप्राय सिर्फ एक व्यक्ति से या उसके मुखिया से नहीं होता, उस परिवार के मुखिया से नहीं होता, बल्कि उसके अंतर्गत जितने भी आर्थिक संसाधन हैं उससे भी होता है। तो गृहपति हमेशा एक जमीन के मालिक के संदर्भ में इनकी चर्चा की जाती है, और उसके साथ साथ अगर जमीन है तो पशुधन भी है, संभवतः उस पर खेती की जा रही है। जैसा मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया कि ब्राह्मण गृहपतियों का उल्लेख किया गया है जिनके पास 500 हल हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े भूपति का यहाँ उल्लेख हो रहा है और किस प्रकार के संसाधन की बात यहाँ की जा रही है। और ध्यान रहे, चूंकि हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं और मिडिल गैंजेटिक प्लेन की बात कर रहे हैं, यहाँ औसतन वर्षा ज्यादा है, 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा यहाँ संभवतः होती है। ये जो अधिशेष उत्पादन है वो भी यहाँ प्रचुर मात्रा में हो रहा है, और आप कह सकते हैं कि इसके साथ साथ
जो लोहे का प्रयोग है खेती में, या जो आप कहते हैं जिसे ट्रांसप्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स या राइस कल्टीवेशन, वो सभी भी इसी समय होते दिखते हैं, और जिसके कारण जो मुनाफा है उसकी संभावना एक हाउस होल्ड में या एक हाउस होल्ड के मालिक को ज्यादा बनती है। और ये जो अधिशेष संग्रह हो रहा है उससे जो धन प्राप्ति हो रही है उसका संभवतः व्यापार में प्रयोग किया जा रहा है। अगर आप यूरोपीय इतिहास में देखें तो जो रेनेसां काल है उसके पश्चात जो यूरोप के इतिहास में भी 16वीं शताब्दी में आपको और 17वीं शताब्दी में कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन होता दिखता है, और कैसे जो एक खेती पर आधारित जेंट्री या अरिस्टोक्रेसी है वो व्यापार में अपना धन कैसे लगा रहा है। और आप देखते हैं कि जो बहुत बड़े अरिस्टोक्रेट्स हैं, लैंडेड अरिस्टोक्रेसी है, वो अपनी पूंजी व्यापार में नहीं लगा रहा है, लेकिन छोटे जो अरिस्टोक्रेट्स हैं, जेंट्री है, वो अपनी पूंजी व्यापार में भी लगा रहा है, उससे भी मुनाफा कमाकर एंटरप्रेन्योर बनता दिख रहा है। तो इतिहास में आप देखेंगे कि अलग अलग जगह पर भी इस प्रकार की प्रक्रिया का हमें प्रमाण मिलता है। और यहां हम लोग काफी पहले की बात कर रहे हैं, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं। यहां कोई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन या रेनेसां वाला कॉन्टेक्स्ट नहीं है, परंतु प्रक्रियात्मक तरीके से आपको इसके पैरेलल जो हैं, इसके समानांतर इतिहास में अन्य उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। बौद्ध स्रोतों में जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेठी शब्द का उल्लेख खासकर कर मिलता है, और इसका संदर्भ श्रेष्ठता से है, और निश्चित रूप से इस शब्द का प्रयोग जब किया गया है तो उसमें धन के साथ प्रतिष्ठा और पावर, शक्ति का भी संदर्भ संभवतः रहा है। और इसलिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इन सोशल ग्रुप्स को बौद्ध स्रोतों में देखा गया है। पारंपरिक स्रोतों में थोड़ा जो नजरिया है वो नकारात्मक है। वो संभवतः उस समाज को आइडोलाइज कर रहे हैं जहां आप कह सकते हैं कि प्रॉफिट के लिए खेती नहीं की जा रही है, बल्कि अपने रख रखाव के लिए खेती हो रही है। और पशुचारण भी काफी महत्वपूर्ण है पारंपरिक स्रोतों में। और ये जो परिवर्तन 6ठी शताब्दी में हो रहा है, तो जो एक पारंपरिक दृष्टिकोण है वो इस बदलाव को बड़े सकारात्मक तरीके से नहीं देखता नजर आ रहा है इस समय। उसके बाद नजरियों में भी इतिहास में परिवर्तन हुए, परंतु अगर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात करें तो आपको ये अंतर देखने को मिल जाता है। इन नजरियों के परे अगर आप व्यापार को 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक वस्तुनिष्ठ तरीके से देखने की कोशिश करें तो इस समय तक व्यापार स्वतंत्र तौर पर एक आर्थिक पेशा बन चुका था। तो अब कई लोग केवल व्यापार ही कर रहे हैं और उन्हें खेती या कोई दूसरे क्रियाकलाप में लिप्त होने की जरूरत नहीं है, और केवल व्यापार से वो अच्छा खासा धन कमा रहे हैं, उनकी प्रतिष्ठा भी बनी हुई है और वो शक्तिशाली भी हैं। तो व्यापारी वर्ग बड़े प्रखर तरीके से समकालीन स्रोतों में हमें देखने को मिलता है, और नगरों और शहरों में वो अवस्थित थे, और सुदूर क्षेत्रों से इनका आदान प्रदान हो रहा है। जैसा मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि कई इस प्रकार के उल्लेख हैं कि उत्तरापथ और दक्षिणापथ पर लंबे कारवां हैं व्यापारियों के, और वो कुछ सामान सामग्री लेकर एक नगर से
काफी दूर दूसरे शहर की ओर अग्रसर हैं और फिर वो वहां से लौटेंगे। उनके पास धन भी होगा, मुनाफा भी होगा, उनके पास वैभव भी है और शक्ति भी है और एक सामाजिक प्रतिष्ठा भी बनी हुई है। तो यह एक परिवर्तन छठी शताब्दी ईसा पूर्व में आपको देखने को मिलता है। तो इसका जनपदों और महाजनपदों से क्या संबंध है? तो यहां आपको समझने की जरूरत यह है कि ये जो महाजनपद बनते नजर आ रहे हैं, कई जनपदों का विलय कर 16 महाजनपदों का उल्लेख है। तो एक राजा जो महाजनपद का है वो इस परिवर्तन की ओर क्या नजरिया रख रहा है? तो ऐसा प्रतीत होता है कि राजाओं की कोशिश यह थी कि वो इन व्यापारी वर्ग के माध्यम से सुदूर क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य बना सकें और साथ साथ जो मुनाफा वो कमा रहे हैं उसके ऊपर कोई कर लगा सके। तो अगर आप बाद के शताब्दी या तीसरी शताब्दी या चौथी शताब्दी ईसा पूर्व की बात करें, मौर्यकालीन समय की बात करें, तो अगर कौटिल्य का अर्थशास्त्र आप पढ़ें तो आप देखेंगे कि कई अधिकारी केवल उनका काम विशिष्ट करों की वसूली है। छोटे छोटे क्रियाकलापों जो व्यापार से जुड़ा है या उत्पादन से जुड़ा है, उससे राजव्यवस्था कैसे कर वसूली कर पाए, इसकी व्यवस्था और इसका बड़े विस्तार से कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेख है। कई इतिहासकार तो कहते हैं कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन से ऑब्सेस्ड है। और तो यह जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जिस प्रकार का चित्रण हमें मौर्य काल का मिलता है कर वसूली राजस्व के संदर्भ में, उसकी शुरुआत छठी शताब्दी ईसा पूर्व में देखने को हमें मिलती है। तो व्यक्तिगत धन हो या संपत्ति हो जिसमें पशुधन है, जमीन है, या ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स जो कि अधिशेष के तौर पर इसका उत्पादन हो रहा है, अनाज हो, वो छठी शताब्दी ईसा पूर्व की अर्थव्यवस्था की सच्चाई बन चुके थे। और अब इस नई सच्चाई में जो राजा का सामान्य लोगों से संबंध है, उसमें भी एक परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। तो वैदिक साहित्य में राजा बहुत शक्तिशाली नहीं होता। राजा मूलतः लोगों के बीच सबसे जो प्रमुख व्यक्ति है उसके तौर पर होता था, परंतु अब राजा और प्रजा में एक विच्छेद आ गया है और इसका महाजनपदों की राजनीति पर सीधा प्रभाव भी हमें छठी शताब्दी ईसा पूर्व में देखने को मिलता है। गणसंघ, अगर आप 16 महाजनपदों की बात करें तो उसमें से कई महाजनपद में गणसंघीय व्यवस्था थी, पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस था, परंतु कई दूसरे महाजनपदों में जिसमें प्रमुखता से आप मगध का उल्लेख कर सकते हैं, वहां राजतंत्र व्यवस्था थी, राजतांत्रिक व्यवस्था थी, जिसे मोनार्की कहते हैं। तो जैसे जैसे आप छठी शताब्दी के अंत समय तक जाते हैं या मौर्य काल तक पहुंचते हैं तो आप देखते हैं जो गणसंघीय व्यवस्था है, जो पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ पॉलिटी है और आप कह सकते हैं डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ पॉलिटी है, वो धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है और जो एब्सोल्यूटिस्ट पावरफुल मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है वो ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। तो दीज आर सम ऑफ द पैटर्न्स that you can discern from the history of these 2-3 centuries. इसके साथ साथ जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जो किन बेस्ड पॉलिटी है वो अब ज्योग्राफी बेस्ड, टेरिटरी बेस्ड पॉलिटी में बदलता जा रहा है। और जो एक कुल का राजा होता था, एक लीनियज या एक किन ग्रुप का राजा होता था, अब वो एक क्षेत्र विशेष का राजा है। और जब क्षेत्र विशेष का आप राजा बनते हैं
तो उसका व्याकरण गवर्नेंस का या एरिया मैक्सिमाइजेशन का या उसके कॉन्टिन्यूटी का वो थोड़ा बदल जाता है। और इसके पश्चात जो हमें राजनीतिक इतिहास देखने को मिलता है महाजनपदों का और राजाओं का या पॉलिटीज का, वो थोड़ा अलग है, वो वैदिक व्यवस्था से थोड़ा अलग है और उसके कारण की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तो जब यहां राजा और प्रजा की बात करें तो प्रजा में अब नॉन लीनियज ग्रुप भी हैं। पहले जैसा मैंने आपको बताया कि राजा इज द किंग ऑफ अ लीनियज, किन ग्रुप, लेकिन अब जब आप एक क्षेत्र के राजा हैं तो संभव है कि आपके परिवार के परे भी कई लोग होंगे, कई समुदाय होंगे, आप उनके भी राजा हैं। तो अब राजा जो है वो एक ऐसी प्रजा का राजा है जो कि परिवार के इतर भी हैं, उसमें उसके कंपोनेंट्स परिवार के इतर भी हैं, नॉन लीनियज ग्रुप भी प्रजा ही हैं और आप उनके भी राजा हैं, तो आपका दायित्व तो उनके लिए भी बनता है। तो आप कह सकते हैं कि ये एक पॉजिटिव या आप कह सकते हैं ये एक इंक्लूसिव ट्रेंड है। और जनपद और महाजनपदों की उत्पत्ति इस संदर्भ में भी देखी जाती है कि पॉलिटी कैसे इंक्लूसिव होता जा रहा है। वो फैमिली लीनियज को ब्रीच कर द लिमिटेशंस ऑफ लीनियज पॉलिटी इज बीइंग ब्रीच्ड, और इसी के संदर्भ में जनपद और महाजनपद यहां विस्तृत होते नजर आ रहे हैं। अब जो राजा है और जिस राज्य व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं वहां स्टैंडिंग आर्मी है, पेशेवर सेना है, जिसे आप कह सकते हैं कि उन्हें सैलरी मिलता है, वो पेशे के तौर पर सैनिक हैं। पहले आप खेती भी करते थे, सब काम करते थे, जरूरत होती थी तो आप लड़ाई भी कर लेते थे, सेना का हिस्सा भी बन जाते थे। अब वैसा नहीं है, नाउ यू आर अ प्रोफेशनल आर्मी, पेशेवर सेना। वैसे ही कृषक जो शब्द है उसका उल्लेख और उसका संदर्भ ज्यादातर कर वसूली के संदर्भ में आना शुरू हो जाता, जो कि राजा को कर दे रहा हो। तो कृषक वह है जो कि राजा को कर दे सके। वैसे ही कई शब्द जो टर्म्स हैं, टेक्निकल टर्म्स हैं, भागादुग, जो भाग की वसूली करे, भाग का संदर्भ यहां टैक्स से है, जो कि पहले वैदिक काल में वॉलेंट्री था, अब वो कोर्सिव होता जा रहा है और अब जबरदस्ती से राज्य उनसे टैक्स वसूली कर रहा है। वैसे ही रजुगाहक शब्द का प्रयोग होता दिखता है, जो कि जमीन की नापी करे, जमीन को नापे। अब जमीन को नापने की जरूरत तभी पड़ेगी जब जमीन में मूल्य हो, और जमीन में मूल्य क्यों आ रहा है? क्योंकि उसमें एग्रीकल्चरल पोटेंशियल है, उसमें खेती की संभावना है या खेती हो रही है। तो वैसे समय में जब खेती बहुत महत्वपूर्ण नहीं था अर्थव्यवस्था में, तो इस प्रकार के अधिकारियों की जरूरत नहीं थी, परंतु अब बदली हुई परिस्थितियों में इस प्रकार के अधिकारी का भी हमें उल्लेख मिलना शुरू हो जाता है और राज्य व्यवस्था इस प्रकार के अधिकारियों को अपने अधीन रखता है, उन्हें सैलरी देता है, और वैसे ही ये परिवर्तन होते नजर आते हैं। और ये प्रक्रिया मौर्य काल तक जाकर और भी सघन होती दिख रही है। इसी के लिए मैंने आपको कौटिल्य के अर्थशास्त्र का यहां जिक्र किया। अगर आप महाजनपदों की बात करें, जैसे कोसल, मगध, अवंती, वत्स, ये सभी वैसे महाजनपद हैं जिसका नाम किसी कुल विशेष के आधार पर नहीं है। अतः वांशिक बाध्यताओं से अब राजनैतिक सत्ता मुक्त हो चुकी है और यह एक राजनीति में संरचनात्मक परिवर्तन है। आप इसे कह सकते हैं कि दिस इज अ स्ट्रक्चरल चेंज इन द पॉलिटी ऑफ अर्ली इंडिया, क्योंकि जो लिमिटेशंस होते हैं पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की या पॉलिटिकल पावर को एक्सरसाइज करने की, अगर आपकी पूरी सॉवरेनिटी या पूरा जो आधार है
सत्ता का वो वांशिक हो, वो किन ग्रुप के आधार पर व्यवस्थित हो, परंतु अब सत्ता का आधार टेरिटरी बनता जा रहा है, क्षेत्र बनता जा रहा है, जनपद बनता जा रहा है, महाजनपद बनता जा रहा है। उसमें जो प्रजा है वो केवल आपके सगे संबंधी नहीं है, बल्कि बाहर के भी लोग हैं, और उन सबों को एक राजनीतिक और सांस्कृतिक एकरूपता के अंतर्गत अगर आप पॉलिटिकली डिस्पेंस करना चाहते हैं तो आपको एक अलग तरीके से उसे अप्रोच करना पड़ेगा। तो जो स्टेट का एपरेटस है, राज्य व्यवस्था का जो एपरेटस है, वह भी बदलता जा रहा है। वो ज्यादा आप देखेंगे कि केवल सघन नहीं हो रहा है, बल्कि उसका विस्तार भी हो रहा है। ऑफिशियल्स छोटे छोटे क्रियाकलापों के लिए अलग अलग अधिकारी बनते जा रहे हैं, और एक स्पेशलाइजेशन आपको देखने को मिलता है। और जैसे जैसे आप कालांतर में आगे बढ़ेंगे तो वो और भी ज्यादा स्पेशलाइज्ड होता दिख रहा है। और इसी के लिए आप अगर कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ें तो वो बड़े माइन्यूट इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी ट्रैक करने के लिए राजा ने किसी अधिकारी को संभवतः नियुक्त किया था। हालांकि कई इतिहासकार मानते हैं कि ये आइडियल टाइप है, एक आप कह सकते हैं कि जो आइडियली कैसा होना चाहिए, द वे इट शुड बी, उसका वर्णन है। ये एक डिस्क्रिप्टिव हो सकता है कि पूरी तरह से 100% डिस्क्रिप्टिव अकाउंट नहीं हो, परंतु यह हमें एक अंदाजा तो देता ही है कि परिवर्तन की जो दिशा थी, जो ट्रेजेक्टरी ऑफ चेंज है, वो कैसा रहा होगा। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने यह जानने की कोशिश की कि कैसे जनपद और महाजनपद एक दूसरे किस्म की राजनीतिक व्यवस्था को जन्म दे रहे हैं, या एक ऐसा संदर्भ है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का, जहां जो परंपरावादी या पारंपरिक जो स्टेट एपरेटस है उसमें एक आमूलचूल परिवर्तन आ रहा है, और उसके नए एट्रीब्यूट्स हमें देखने को मिलते हैं, नए सोशल ग्रुप्स देखने को मिल रहे हैं, समाज में भी स्ट्रैटिफिकेशन हो रहा है, नए पेशे जन्म ले रहे हैं। और इन सबों के आलोक में जो व्यवस्था आप कह सकते हैं पॉलिटिक्स की बनती नजर आ रही है, वो जनपदों और महाजनपदों पर आधारित है। और यही जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है या पॉलिटिकल प्रोसेस है, वो आगे चलकर एक इंपीरियल फॉर्म ले रहा है मौर्यों के आने तक। तो ये मसला है जनपदों का और महाजनपदों का 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारतीय इतिहास के संदर्भ में। धन्यवाद।